हिमाचल के ऊंची ऊंची वादियों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, बड़ गांव। ये गांव शांत, खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन इसके आसपास के घने जंगलों में एक रहस्य छुपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जिसने कई जिंदगियां निगल ली थीं और कईयों को उनके परिवार से अलग कर दिया था। गांव के लोग अक्सर एक पुरानी खंडहर हवेली के बारे में बातें करते थे, जो जंगल के बीचों बीच थी। वहां इंसान तो छोड़ो, कोई जानवर भी जाने से कतराता था। कहा जाता था कि वहां एक यक्षिणी रहती है, अत्यंत सुंदर, मोहक, लेकिन खतरनाक। इस गांव में 3 दोस्त रहते थे, राहुल, अर्जुन और रोहित। बचपन से ही साथ में पले बड़े तीनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही समय बिताते थे। पर एक शाम जब ये तीनों किसी जरूरी काम को खत्म करके वापस गांव लौट रहे होते हैं, तो रोहित की नजर गांव की सीमा पर जाती है। गांव की सीमा पर एक बूढ़े बाबा और अम्मा खड़ी थी। अरे दोस्तों, वो देखो, आज यहां गांव की सीमा पर इतनी शाम को ये बाबा और अम्मा क्या कर रहे हैं। चलो दोस्तों, चलकर देखते हैं, क्या पता शायद किसी मुसीबत में हो। जैसे ही ये तीनों उस बुजुर्ग दंपत्ति के पास पहुंचते हैं, तीनों के होश उड़ जाते हैं। वहां एक जवान मर्द की लाश जमीन पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। उस लाश के शरीर पर कपड़े नहीं थे और पूरे जिस्म पर नाखूनों के गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे, मानो किसी ने बड़ी ही क्रूरता से उसे तड़पा तड़पा कर मारा हो। बाबा, ये कौन है और ये कैसे हुआ? इसकी ये हालत किसने की बाबा? बेटा, ये हमारा पोता सूरज है। इसकी ये हालत उस खंडहर हवेली में रहने वाली यक्षिणी ने की है। यक्षिणी? कौन यक्षिणी बाबा? वही यक्षिणी बेटा, जो बरसों से आसपास के गांवों से नौजवान मर्दों को अपने वश में करके जंगल के बीचों बीच बसी उस खंडहर हवेली में ले जाते हैं। सूरज को भी जरूर उसने अपने मोहिनी जाल में फंसाया होगा, उस हवेली में ले गई होगी। माफ कीजिए बाबा, आपकी ऐसी हालत में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पर यह मोहिनी जाल क्या होता है? कोई बात नहीं बेटा, हम तो बस यही चाहते हैं कि सूरज जैसी हालत तुम तीनों की ना हो जाए। सुनिए, आप जो उस यक्षिणी के बारे में जानते हैं वो सब इन तीनों को बता दीजिए। अगर कल को इनका सामना उस यक्षिणी से होता है तो कम से कम इन्हें पता तो होगा कि वो कैसी है और अपने शिकार को कैसे फंसाती है। जैसा तुम कहो। सुनो बेटा, तुम तीनों हमारे सूरज की उम्र के हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। वो यक्षिणी एक बहुत बुरी बला है। एक खूबसूरत स्त्री का रूप धारण करके नौजवान मर्दों का मन मोह लेती है और फिर उन मर्दों को उस हवेली में ले जाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। यही है मोहिनी जाल। लेकिन जब कोई नौजवान मर्द उसकी प्यास बुझाने में नाकाम हो जाता है तो वो यक्षिणी उन्हें बेरहमी से मार डालती है और उनकी लाश को इस तरह फेंक देती है। ऐसा कहते हैं आज तक कोई भी उस यक्षिणी की प्यास नहीं बुझा पाया है। वो यक्षिणी किसी ऐसे मर्द की तलाश में है जो उसकी बरसों की प्यास को बुझा सके। और जिस दिन उस यक्षिणी को वो मर्द मिल गया, तभी ये सारी मौतें रुकेंगी।
तभी रोहित की नजर आसपास घूमती है और वो गौर करता है कि वहां आसपास एक भी आदमी मौजूद नहीं है। बाबा, इधर एक इंसान भी नहीं दिख रहा। आपकी मदद के लिए यहाँ कोई क्यों नहीं है? बेटा, ये भी उसकी अक्षिणी की ही देन है। कोई भी हमारी मदद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सबको लगता है कि अगर उन्होंने हमारी मदद की तो उन पर और उनके परिवार पर यक्षिणी का श्राप लग जाएगा और यक्षिणी का अगला शिकार उनके ही परिवार का कोई होगा। क्या बकवास है? छोड़िए बाबा, हम तीनों आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो बुजुर्ग दंपत्ति ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी यक्षिणी के श्राप पर गहरा विश्वास था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से इन तीनों लड़कों की हालत भी सूरज जैसी हो जाए। रोहित, अर्जुन और राहुल लाख मिन्नतें करते हैं मगर बुजुर्ग दंपत्ति उनकी एक भी बात नहीं सुनते और बाबा आखिरी बार कहते हैं, बेटा, तुम तीनों बस अपना ख्याल रखना, ये हम संभाल लेंगे। और बेटा, कभी भी अंधेरा होने के बाद जंगल में मत जाना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तीनों ना चाहते हुए भी बाबा अम्मा को उनके हाल पर छोड़कर अपने घर की ओर चल पड़ते। लेकिन राह चलते चलते राहुल के मन में एक ही बात घूम रही होती है। वो अचानक रुककर रोहित और अर्जुन से कहता है, दोस्तों, मुझे उन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जो भी कुछ उनके पोते सूरज के साथ हुआ वो उनके लिए बेहद दुख भरा है। पर यार, मुझे उनकी यक्षिणी और उस खंडहर हवेली की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मोहिनी झाल, जिस्म की प्यास, ये सब क्या बकवास की बातें। लेकिन अगर ये सच भी है तो काश वो यक्षिणी मुझे ही उठा ले जाए। कम से कम चैन की मौत तो मरूंगा। और क्या पता मैं ही वो पहला मर्द बनूं जो उसकी प्यास बुझाने में कामयाब हो जाए। राहुल को कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसको ये सब बातें बकवास लगती थी। अर्जुन और रोहित भी उसकी इस बात पर खूब ठहाके लगाते। अर्जुन और रोहित भी सोचते थे कि ये सब बस पुरानी कहानियां और हवेली की डरावनी बातें बुजुर्गों का बनाया हुआ वहम है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। लेकिन चौथे दिन की सुबह गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। रोहित अपने घर के बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी सामने से अर्जुन भागता हुआ उसके पास आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था और आंखों में आंसू। अर्जुन, क्या हुआ? रोहित, तू जल्दी चल। राहुल के साथ कुछ हो गया। अर्जुन की ये बातें सुनकर रोहित घबरा जाता है और बिना एक पल गंवाए वो अर्जुन के साथ दौड़ पड़ता है। दोनों के कदम मिट्टी की पगडंडी पर तेजी से पड़ रहे थे, जैसे उनका दिल भी आने वाले सच से डर रहा हो। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर सफेद कपड़े में ढकी हुई राहुल की देह पड़ी हुई है। उसके पास ही बैठे थे रामू काका, राहुल के पिता। उनकी आंखें लाल थी और चेहरे पर ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। जैसे ही उन्होंने अर्जुन और रोहित को देखा तो वो खुद को संभाल ना सके और दर्द भरी आवाज में बोले, अरे देखो तुम्हारे दोस्त को, वो यक्षिणी निगल गई। मेरे इकलौते बेटे को मार डाला उसने। अरे तुम्हारे दोस्त को खा गई वो यक्षिणी। उनके शब्द पत्थर की तरह दोनों दोस्तों के सीने पर गिरे। रोहित वहीं जमीन पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। अर्जुन की आंखें भी भर आई, गला सूख गया। काका, ये सब कैसे हुआ? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां कम थी तो मैंने उसे जंगल में लकड़ियां लाने भेजा था। मैंने उसे कहा भी था अंधेरा होने से पहले जंगल से लौट आना, नहीं तो यक्षिणी तेरा अगला शिकार करेगी। पर तुम दोनों तो जानते हो, अरे वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अंधेरा होने से पहले वो घर नहीं लौटा। पूरी रात मैंने उसका इंतजार किया, हर आवाज पर सोचा कि वो आ गया, लेकिन वो नहीं आया।
सुबह होते ही मैं उसे ढूंढने निकला और जिस बात का डर था वो ही हुआ। मुझे उसकी लाश यहां मिली। अर्जुन और रोहित के लिए ये बात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। कल तक जो दोस्त उनके साथ हंसता खेलता था, आज ठंडी मिट्टी पर बेसहारा पड़ा था। उनके दिल में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या सच में यक्षिणी ने राहुल की जान ले ली या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? इस हफ्ते की यह दूसरी लाश थी। पूरे गांव में अब कोई भी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, मगर अर्जुन और रोहित को चैन नहीं आया। उनके अंदर एक गुस्सा था, क्योंकि इन सब में उन्होंने अपना दोस्त खो दिया था। उन्होंने अब ठान लिया था कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। अब और नहीं रोहित, हमें पता लगाना ही होगा कि ये सब कौन कर रहा है। हाँ अर्जुन, अगर हमने इसका पता लगा लिया कि इन सब के पीछे कौन है, तो किसी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। चल आज शाम को उस हवेली में ही होकर आते हैं। हम भी तो देखें आखिर कौन है ये यक्षिणी जिसने राहुल को हमसे छीन लिया। आखिर आसपास के गांवों को इतना परेशान क्यों रखा है इसने। शाम होते ही दोनों ने टॉर्च और लकड़ियां उठाई और जंगल की तरफ चल पड़े। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा और जंगल की खामोशी में पेड़ों की सरसराहट डर को और बढ़ा रही थी। चलते चलते मौसम अचानक बिगड़ गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और पूरे जंगल में एक सफेद धुंध सी छा गई। दोनों रास्ता भटकने ही लगे थे कि तभी एक पेड़ के नीचे लाल साड़ी पहनी एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उस औरत की सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी उसे देखता रह जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, गहरी, मोहक और सम्मोहित कर देने वाली। जब वो नजर उठाती तो लगता मानो सामने वाला उसका कैदी बन गया हो। रोहित और अर्जुन मानो सम्मोहित हो ही गए, लेकिन तभी उस औरत के कदम घने जंगल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। रोहित और अर्जुन भी उस औरत के पीछे पीछे चल पड़े और कुछ ही मिनट के बाद जिस खंडहर हवेली को ढूंढने रोहित और अर्जुन निकले थे, वो थोड़ी सी दूरी पर उनके सामने थी। जंगल के बीचों बीच खड़ी वो हवेली दूर से ही मौत का आभास करवा रही थी। दीवारों पर चिपकी काई और लटकती हुई जंगली बेलें उसे किसी जीवित राक्षस की तरह दिखा रही थी। वो हवेली इस बात का सबूत थी कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए बनी हुई है। उस हवेली के चारों तरफ घने पेड़ ऐसे खड़े थे कि मानो पहरेदार हो उसके, जो किसी और को अंदर जाने से रोकते हो। वो औरत रोहित और अर्जुन को उस हवेली के बेहद नजदीक ले आई थी। लेकिन अचानक से रोहित के पैर में एक कांटा चुभ जाता है और वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। रोहित अब अपने होश व हवास में होता है और उसने जैसे ही उठकर देखा तो पाया कि अर्जुन उस औरत के पीछे पीछे हवेली की ओर जा रहा है। अर्जुन रुक, कहां जा रहा है? वो यक्षिणी है, अरे वो तुझे मार डालेगी अर्जुन। लेकिन मानो अर्जुन उस यक्षिणी की सुंदरता में ऐसा खो गया कि उसे उस यक्षिणी के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। और देखते ही देखते वो औरत अर्जुन को अपने साथ उस हवेली में ले गई। रोहित डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अपने दोस्त को अकेला छोड़ने का विचार उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसने हिम्मत जुटाई। रोहित ने गहरी सांस ली और कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि मानो हवेली उसे चेतावनी दे रही हो। सीढ़ियों के अंत में एक कमरा था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। रोहित की धड़कनें तेज हो गई।
उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर भीतर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। अर्जुन पूरी तरह से उस सुंदर और खतरनाक यक्षिणी के वश में था। उसकी आंखें बंद थी और वो उसके स्पर्श में मदहोश पड़ा था। यक्षिणी का रूप दिव्य और मोहक था। उसकी काली लंबी लठें अर्जुन के चेहरे को ढक रही थी। वो उसके कानों में फुसफुसा रही थी। देखो अर्जुन, मेरे आलिंगन में आकर तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारी सांसें मेरी सांसों में खो जाएंगी। अर्जुन पूरी तरह उसके वश में था और फिर अचानक अपनी असली राक्षसी रूप दिखाते हुए वो अर्जुन में मानो खो सी गई हो। लेकिन जब अर्जुन भी उसकी जिस्म की प्यास नहीं बुझा पाया तो वो क्रोधित हो गई और उसकी गर्दन पर झपट पड़ी। यक्षिणी ने अर्जुन की गर्दन में अपने नुकीले दांत गाड़ दिए और उसका खून चूसने लगी। अर्जुन का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गई। रोहित ये सब दरवाजे से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। डर और सदमे ने उसे जकड़ लिया। तभी अचानक उसके हाथ से दरवाजा जोर से धक्का खाकर खुल गया। यक्षिणी का सिर झटके से उसकी ओर मुड़ा। अरे, तो एक और मेहमान है। कितना प्यारा है, डर के मारे कांप रहा है। आओ, तुम्हें भी मैं अपने मीठे आलिंगन में भर लूं। कितने भोले हो तुम इंसान। तुम्हारा दोस्त मेरी प्यास नहीं बुझा पाया, इसलिए उसे मरना पड़ा। पर तुम अलग हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरी बरसों की आग को शांत कर सकती है। आखिर क्यों मारा तुमने मेरे दोस्तों को? राहुल, अर्जुन, उनका क्या कसूर था? अच्छा, तो राहुल भी तुम्हारा दोस्त था? बेचारा, क्या करूं जब मेरी प्यास इतनी भयानक हो कि कोई उसे बुझा नहीं पाए। वो कमजोर थे, अधूरे थे, इसलिए उन्हें खत्म करना पड़ा। यक्षिणी धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ी। पर तुमसे अलग महक आती है। तुम्हारी देह में वो ताकत है जो मुझे चाहिए। तुम मेरे होगे रोहित, हमेशा के लिए। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। पर यक्षिणी ने उसकी कलाई पकड़ ली और एक झटके से उसे हवेली के उस पुराने कमरे में खींच कर ले गई। रोहित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर यक्षिणी की पकड़ से निकलना असंभव था। उसने रोहित को बिस्तर पर धकेल दिया और उसके ऊपर बैठ गई। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अब तुम इस हवेली में मेरे साथ रहकर मेरे जिस्म की प्यास बुझाओगे। जब जब मेरा मन करेगा तब तब मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाकर अपनी प्यास बुझाती रहूंगी। और अब अपनी बाकी की जिंदगी तुम यहीं मेरे साथ इसी हवेली में बिताओगे। नहीं। रोहित चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से आसपास के गांवों में मौतों का सिलसिला थम गया। लेकिन आज भी जो कोई भी रात को उस खंडहर हवेली से गुजरता है, उसको उस हवेली में से दर्द भरी रोहित की चीखें सुनाई देती हैं।